हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ पेपर 1। नॉर्मली जो है आपकी पेपर 2 कॉमर्स की जो क्लासेस है वो रेगुलरली आपको मेरे चैनल पे दिख रही होंगी। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेकर आती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आऊं पेपर 1 का। तो चलिए आज पेपर 1 का मॉक टेस्ट है पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और डिटेलिंग में चीजें समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन द सैंपल हैज बीन रैंडमली सेलेक्टेड विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एक्सपेक्टेड इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप रिसर्च का ये क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी, वीक एक्सटर्नल वैलिडिटी, वीक इंटरनल वैलिडिटी और स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन की। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले एक सेशन मॉक टेस्ट 1 में बताया था कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। फिर से एक बार बता देती हूँ। क्रॉस सेक्शनल में टाइम पीरियड जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि 5 बजे सुबह मॉर्निंग में या शाम को इवनिंग समझ लीजिए या मॉर्निंग समझ लीजिए, एक फिक्स टाइम पर अलग अलग लोगों से सैंपल लेना। टाइम फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहेगा लेकिन सैंपल अलग अलग रहते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। वही अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल में अलग अलग टाइम होता है। समझ लीजिए जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और सैंपल एक ही पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में बोला गया है कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो सैंपल को तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक्सटर्नल वैलिडिटी या फिर इंटरनल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, कीवर्ड देती हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है यहाँ पे एक्यूरेसी, ट्रस्ट वर्दी, यानी कितना एक्यूरेट है। आपने एक सैंपल पढ़ा, आपको एक सैंपल दिया गया, आपने उस पर रिसर्च की, फाइंडिंग्स निकाली, आपने उसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप कितना एक्यूरेट रिजल्ट लेकर आए हैं कि जिससे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप आप डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कॉज है और ये इफेक्ट है, इनका रिलेशनशिप इतनी एक्यूरेसी के साथ हमने यहाँ पर रिजल्ट बताया है, उसे बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। इसका कीवर्ड है एक्यूरेसी। वही बात करें एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये चीज होता है कि अगर आपने कोई भी पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला, एक पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन, और आपने इसमें से एक सैंपल यहाँ निकाला, आपने वो रिजल्ट पढ़ा और आपने देखा कि वो जो रिजल्ट आया है वो आप पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो। आप पूरे पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर कि कोरोना की वैक्सीन है, ये एक हिपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसको रिलेट मत करिएगा रियल लाइफ से। अगर कोरोना की वैक्सीन आई हुई है और आपने क्या किया, एक कोरोना की वैक्सीन आई आपने, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन ली, अब क्रॉस सेक्शनल में आपको बताना है। तो क्रॉस सेक्शनल मैंने बोला ना टाइम एक ही होना चाहिए, एक ही टाइम, सेम टाइम रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, मॉर्निंग में, मॉर्निंग का टाइम आपने फिक्स किया। उसी टाइम पे आपने वो जो कोरोना वाली वैक्सीन थी वो 60+ वाले लोगों पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखी, आपने बच्चों पे भी करके देखी, आपने मिडिल एज कर जो लोग हैं उनके ऊपर करके देखी, तो और आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आ रहा था। और आपने बोला कि भाई कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, अब आप इसको पूरे पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं, आप इसको पूरी दुनिया पे यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइम फिक्स रहेगा मॉर्निंग में। इवनिंग में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि आपने जो एग्जाम्पल लिया है वो पूरे पॉपुलेशन पे जो रिजल्ट है उसका सही आना चाहिए, आप पूरे पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल है तो मतलब सेम टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करते हैं इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसके अंदर होगा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी इसलिए होगी, देखिए आप, मैंने अभी कोरोना की वैक्सीन आपको बताया कि अगर आपने मॉर्निंग में सभी लोगों की उम्र के हिसाब पे लोगों पे आपने ट्राई करा, बच्चों पे किया, आपने एजेड पे किया, आपने मेल फीमेल सब पर किया और आपको लगा कि हाँ बिल्कुल असरदार है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने सैंपल लिया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बताता है कि हाँ आप उसको रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक ही टाइम पे करने का नुकसान इससे होता है वीक इंटरनल वैलिडिटी। वीक इसलिए होती है, एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी, क्योंकि ये एक ही टाइम के बारे में बताया जा रहा है। अरे किसी ने मॉर्निंग में ली है वैक्सीन, किसी ने शाम को लिया और उसको असर नहीं करा, तो मतलब मैं एक आपको हिपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि एक टाइम पे ही आपने वो सैंपल लिया है।
अगर अलग अलग टाइम के हिसाब से भी तो अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, इसीलिए इंटरनल वैलिडिटी एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए और सी। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एक सैंपल हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन से निकाला था, अलग अलग सैंपल लिए हमने। ठीक है, अलग अलग सैंपल हमने लिए और हमारा जो रिजल्ट है वो हम कह सकते हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई आपकी वैक्सीन देखो पूरी दुनिया में लगाई जा रही है, इसका मतलब सही चीज है, स्ट्रॉन्ग है। और इंटरनल वैलिडिटी वीक इसलिए है क्योंकि टाइम सिर्फ एक ही टाइम का बोला गया है यहाँ पर, अलग अलग टाइम पे भी तो अलग अलग कुछ असर हो सकता है ना, अलग अलग टाइम पे भी तो चेक करना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही कमजोर है आपकी, इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वीक इंटरनल वैलिडिटी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 ए और सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो रिसर्च का टॉपिक होता है ना उसको रटना नहीं है, रिसर्च बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिसर्च से आते हैं बनकर, और आप समझेंगे तो रिसर्च आपको सबसे इजी यहाँ पर लगेगा। चलिए अब है आपका आईसीटी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज अ की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फोर्थ जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर। बताइए, आपको जनरेशन याद होने चाहिए, कितने जनरेशन है आपको याद होने चाहिए कंप्यूटर के, और उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज किया गया था। तो आपको पता है कि अभी तो लेटेस्ट तक तो है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था बताइए। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो वैक्यूम की जाती थी। ठीक है, सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे, थर्ड में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड यूज किया गया है, और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो बेस्ड किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट में आपका फिफ्थ जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई थी। आपको सारे याद होने चाहिए, फर्स्ट में आपकी वैक्यूम ट्यूब हुई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, देन माइक्रो प्रोसेसर, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पहले कंप्यूटर जो थे फर्स्ट जनरेशन में काफी एक्सपेंसिव काफी सॉरी हैवी हुआ करते थे, बहुत वेट होता था, धीरे धीरे फिर लाइट होने लगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जनरेशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम क्वेश्चन। मैच द कॉलम क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करिए। ये है आपके हायर एजुकेशन पे से क्वेश्चन है ये यहाँ पर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, संस्कृत कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 और कमिटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज 1954। इसके चेयरपर्सन लगाने हैं आपको, कमीशन दिए हुए इनके चेयरपर्सन पे टिक लगाना है आपको। और सिर्फ यहाँ पे चेयरपर्सन याद नहीं करना है आपको, सारी कमिटी याद करनी, प्री और पोस्ट दोनों की याद करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आएगा। पेपर 1 में फोकस करिए, पर पेपर 1 में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही फोकस करके जाइए, नहीं तो इतना सिलेबस है कि पेपर 2 छोड़ देंगे आप लोग, और पेपर 2 से ही ज्यादा नंबर स्कोर किया जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। पेपर 1 के पीछे पेपर 2 खराब नहीं करना है। तो आपको पता है सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, ये तो एस राधाकृष्णन यहाँ पर आपकी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, ये डॉक्टर जो इसमें हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। तो चेयरपर्सन थे आपके सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद संस्कृत कमीशन आपकी है सुनीति कुमार चैटर्जी, फिर आपका एजुकेशन कमीशन 1964 डीएस कोठारी, और कमीशन ऑन इंटर हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज है के एल शिरमली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। चलिए, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं था, इसमें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे ये तो। चेयरपर्सन अगर आपको देखिए कि कमीशन याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट।
In Kyoto Protocol, how much target was fixed for the reduction of concentration of greenhouse gases below 1990 level during the first commitment period 2008 to 12 by state parties? आपको सारे प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं, कोटो आपके, ठीक है, और बाकी पेरिस एग्रीमेंट आपके, जितने भी सारे आपके एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, आपको सारे लर्न करने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका ईयर कब आया था, ये कितने इंट्रोड्यूस हुआ था, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो कोटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1997 के अंदर आया था, ये आपको याद रखना है, 1997। ठीक है, और इनका काम क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर कम करना। ठीक है, और ये किसके ऊपर बिल्ड अपॉन था? यूएनएफसीसी के अंदर। यूएनएफसीसी के अंदर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोटो प्रोटोकॉल सारे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोटो, पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन, सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूएनएफसीसी के ऊपर ये बिल्डअप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे टारगेट था इनका कि इनको जो है 6 ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करना था। 6 ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पर कम करने की बात बोली गई थी, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सारे नाम आपको ये 6 गैसेस के याद रखने हैं, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और आपके सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 गैसेस को कम करना था इनको। ठीक है, ये इनका एक यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये इनका मिशन था। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि तो कोटो प्रोटोकॉल में मैकेनिज्म यूज किया गया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूज किया गया था, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और आपका एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, ये 3 यहाँ पर जो है मैकेनिज्म थे जो आपको याद रखने हैं। फिर से बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कितना टारगेट फिक्स करना था यहाँ पर? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 5.2 कम करना था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 5.2 करना था फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में 2008 से लेके 2012। चलिए, सारी चीजें मैंने जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे बता दिया है, बाकी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फिर से अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है यहाँ पर। अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंगल सिचुएशन मेड बाय डिफरेंट पीपल रिफर्स टू। बताइए, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, लेकिन वहां पर जो मेजर करेंगे ना ऑब्जर्वेशन, वो कई अलग अलग लोग करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, स्प्लिट हाफ और इंटररेटर रिलायबिलिटी। बताइए। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी तो होगा नहीं, अभी मैंने आपको बताया। एक्यूरेसी का कहीं वर्ड आता या ट्रस्ट वर्दी का कहीं वर्ड आता तो आप इंटरनल वैलिडिटी लगाते, तो ऑब्वियसली ये गलत है, आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंटररेटर रिलायबिलिटी है। किस तरीके से होगा मैम? ये इंटररेटर क्या होता है, देखिए, इंटररेटर क्या होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, एक सैंपल हमें दिया गया, एक ये सैंपल है, ठीक है, लिया हमने, ये सबको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक ही सिचुएशन दी है, एक ही सिचुएशन जो दी है वो सब एक समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक मैथ्स का क्वेश्चन है, एक मैथ्स का क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये समझिए, एक कई लोगों को दे दिया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आप इसको फाइंड करिए, मेजर करिए। जैसे मुझे दे दिया, राहुल को दे दिया, XYZ को दे दिया, कई लोगों को दे दिया। अब उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व करा, एक ही क्वेश्चन सबको दिया गया है, ठीक है, उन्होंने सॉल्व करा, उसने अपनी रेटिंग बताई सॉल्व करके, मैंने अपनी रेटिंग बताई, और जो XYZ है उन्होंने अब उसको रेट किया। तो इसे बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। एक ही सिचुएशन या एक ही सैंपल को अलग अलग लोग जो है वो रेट कर रहे हैं। अगर हम लोग सब एक ही आंसर पे आते हैं, भाई एक मैथ्स का क्वेश्चन है और हम सबका जो है वो एक ही आंसर आएगा, तो इससे बोलते हैं कि हाई रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर मेरा कुछ और आ रहा है, क्वेश्चन एक ही है, मेरा आंसर 10 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, किसी का 40, तो मतलब बहुत ही लो रिलायबिलिटी है।
अगर हम सबके आंसर्स जो हैं वो 50-50-50 आ रहे हैं और आसपास भी आते हैं 49.58, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ऐसे तो मैथ्स में अलाउड नहीं होता, एक ही आंसर होता है, बट एक एग्जाम्पल हिपोथेटिकल वाला समझिए, ठीक है। तो अगर सबका आसपास भी आता है तो भी हाई रिलायबिलिटी है। तो देखिए एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग किस तरीके से रेट करते हैं, उसे बोलते हैं इंटर रिलायबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। स्प्लिट हाफ क्या होता है जी? देखिए स्प्लिट हाफ में क्या होता है, एक ही सैंपल के दो टुकड़े कर दिए, एक सैंपल के दो टुकड़े कर दिए। अब राहुल को बोला तुम इसको मेजर करो, और इसको यहाँ पर अमन को बोला कि तुम ये वाला करो। देखो है तो एक ही, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है दोनों का, क्योंकि एक ही सैंपल को हाफ करके रेट किया जा रहा है, उसे बोलते हैं स्प्लिट हाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इंटर रेटर रिलायबिलिटी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि आपका कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत जो है रिसर्च का क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट कॉमर्स जो है स्टूडेंट उनके लिए भी बिजनेस स्टैट्स का ही क्वेश्चन है। Student t-test would be useful for comparing the two groups to see whether mean differ, comparing the multiple groups more than two, testing the significance of correlation coefficient and the testing the significance of regression coefficient। देखिए स्टूडेंट टी टेस्ट मैंने आपको बताया था, जब आपका सैंपल साइज 30 से कम होता है, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता नहीं होता, व्हेन योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन एंड व्हेन योर द सैंपल साइज इज स्मॉलर देन 30, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट वहां पर अप्लाई किया जाता है। वही इसका ऑपोजिट कौन सा होता है मैम, जेड टेस्ट होता है, जहां पर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें पता होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंपेयरिंग द टू ग्रुप्स टू सी वेदर मीन डिफर, बिल्कुल यही तो देखते हैं। दो सैंपल्स होते हैं हमारे पास, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और उनके हम लोग मीन का डिफरेंस देखते हैं, वही काम करते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। कंपेयरिंग द मल्टीपल ग्रुप्स, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, मल्टीपल ग्रुप्स मोर देन टू, तो जब भी कोई भी मोर देन टू की बात आती है तो अनोवा यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं एफ टेस्ट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो अनोवा यूज किया जाएगा ना, मोर देन टू मल्टीपल जब हम यहाँ पे वर्ड है, देखिए कीवर्ड पकड़िए, मल्टीपल आ गया ना तो अनोवा, तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो गया। तो आप देखो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बी वाला हमारा गलत हो गया ना, तो फर्स्ट कट गया क्योंकि ए बी सी दिया हुआ है, सेकंड भी कट गया, बी दिया हुआ है, बी वाला हर जगह काट दो, ऑप्शन आ गया सी, ओनली ए सी और डी निकल गया आंसर। देखिए एक काट के आपने पूरा आंसर निकाल लिया, ठीक है। साथ ही साथ टी टेस्ट जो है वो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट को टेस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए ए सी डी यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाए। अगर आपको एक आता, मल्टीपल आप पढ़ ले होते तो आपने सॉल्व कर दिया होता क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा, ऑप्शन जरूर देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलता, ऑप्शंस भी कभी कभी काम कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो हमारे कुछ सेकंड्स के लिए मेमोरी में रहती है, लॉन्ग टर्म हम काफी टाइम तक हमारे मेमोरी में वो चीज रहती है। तो लॉन्ग टर्म के टाइप्स आपसे पूछे हैं, लॉन्ग टर्म के टाइप्स आपसे पूछे हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, प्राइमिंग, क्लास कंडीशनिंग इफेक्ट, बताइए। वैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई टाइप अगर आपको याद हो तो होता नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में दो चीज होती है, एक्सप्लिसिट इसका मतलब कॉन्शियसनेस, एक होती है इम्प्लिसिट अनकॉन्शियसनेस। तो लॉन्ग टर्म के अंदर दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, उसी के अंदर के टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एपिसोडिक मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है, सेमेंटिक मेमोरी भी होता है, प्रोसीजरल मेमोरी भी होता है, प्राइमिंग भी होता है, और आपका क्लास कंडीशनिंग इफेक्ट भी होता है। प्राइमिंग की जगह अगर इमोशनल आ जाता तो भी होता है यहाँ पर इमोशनल मेमोरी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना नाम से, तो सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए बी सी डी ई। मैं चार्ट आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये चार्ट देखिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है और इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब कॉन्शियस, आपको अवेयर होती हैं कुछ चीजें, और इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है, ठीक है।
एक्सप्लिसिट का टाइप होता है एपिसियोडिक और सिमेंटिक। देखिए एपिसियोडिक क्या होता है, आपकी लाइफ में कभी कोई घटना घटी हो और अभी आप कुछ ऐसे सिचुएशन में और आपको वो चीज याद आ जाए, जैसे आप लोग पुरानी चीजों को याद करते हो ना, अरे मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, उस टाइम पे हुई थी जब मैं क्लास में थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी, ये चीज मेरे साथ हुआ था। दैट इज योर एपिसियोडिक मेमोरी, जो कि आपकी एक्सप्लिसिट के अंदर आती है, ये याद रखिएगा। फिर आता है सेमेंटिक, ये भी एक्सप्लिसिट का टाइप है, जिसमें जनरल फैक्ट जो है वो बताना होता है, जो ट्रू है, जो किताब में लिखी है, जो डिक्शनरी में लिखी है, वो बात है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, जनरल नॉलेज। फिर है इम्प्लिसिट, अनकॉन्शियस, जैसे प्राइमिंग, प्राइमिंग का मतलब इमोशनल भी होता है। इमोशनल जैसे आपने कोई चीज किसी को देखा और आपको कुछ ना चाहते हुए भी आपके आंख में आंसू आ गए, नो इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो वो चीज के आपने याद करके आप रोए हो, नहीं, वो एक इमोशनल टचिंग होती है जो आपको अनकॉन्शियसली आप जो है उसको याद कर लेते हो। फिर है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल का क्या मतलब है, स्किल्स, जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी है तो ऑटोमेटिकली आप स्कूटी सीख सकते हो। आपने सुना होगा ना कि जिसको साइकिल आती है वो बाइक चला सकता है, वो स्कूटी चला सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। जैसे अगर आपने कोई एक मॉडल कार का सीखा है तो आप दूसरी चला सकते हो, ऑटोमेटिकली वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी, उसे बोलते हैं प्रोसीजरल। यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, वो लिख लीजिएगा, कंडीशनिंग। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक यहाँ पर टॉपिक जो है वो कट गया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में आपने देखी होगी कंडीशनिंग भी लिखी थी, तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग भी ऐड कर लीजिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग वाला आपने टीचर वाले एप्टीट्यूड में पढ़ा है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि घंटी बजती है तो डॉग को पता है कि उसका खाना आने वाला है, तो उसको मुंह में अपने आप ही सलाइवा आने लगता है, उसको भूख लगने लगती है, क्योंकि उसको क्या होता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसे एक सेंस आना शुरू हो जाता है कि घंटी बजी है तो खाना मिलेगा, ठीक है, तो वो सुन के पहले से उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रपोजिशन। कॉन्ट्रेरी बताना है, कॉन्ट्रेरी, ऑल काउज आर हर्बीवोरस, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है, तो ऑल काउज आर हर्बीवोरस का आपका कॉन्ट्रेरी कौन सा है, बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नो काउज आर हर्बीवोरस, आंसर नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ एवरी है, एवरी का मतलब ऑल है, ऑल एवरी एक ही बात है, ठीक है। तो जब ऑल और नो की बात की जाती है ना, तो इनके बीच का रिलेशनशिप देखिए कॉन्ट्रेरी होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप कॉन्ट्रेरी होता है। वही अगर सम और सम नॉट की बात की जाती है तो इनके बीच का रिलेशनशिप सब कॉन्ट्रेरी होता है। वही अगर ऑल और सम की बात की जाए तो सब ऑल्टरनेटिव होता है, नो और सम नॉट की बात की जाए तो सब ऑल्टरनेटिव होता है। वही ऑल और सम नॉट की बात की जाए और आपकी नो और सम की बात की जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। छोटा सा आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ, देखिए इसमें क्या बोलता है, ये ऊपर के जो दो है ना, ये कभी भी दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ये दोनों कभी भी साथ वाले जो है ना वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, कभी भी दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, फॉल्स हो सकते हैं, दोनों साथ में गलत हो सकते हैं, पर दोनों साथ में सही नहीं हो सकते, ठीक है, ऑल और नो। लेकिन जब ऑल आपका ट्रू रहता है ना, ए आपका ट्रू है, ए ई आई ओ से हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑल जब आपका ट्रू रहता है तो ओ जो है वो हमेशा फॉल्स रहेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, काटता है, तुम जो बोलोगे उसका उल्टा। अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स, अगर ई ट्रू है तो आई फॉल्स, ऐसे उल्टा, आई ट्रू है तो ई फॉल्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे वाला जो पार्ट होता है सब कॉन्ट्ररीज। अब मैंने कॉन्ट्ररीज में बोला कि दोनों चीजें सही नहीं हो सकती, तो सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, दोनों चीजें कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकता, दोनों चीजें कभी भी साथ में फॉल्स नहीं होंगी, सही हो सकती पर फॉल्स नहीं हो सकता, इसका उल्टा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए की, तो ए और आई का रिलेशन क्या होता है, सब ऑल्टरनेटिव, यानी ए बड़ा होता है, अगर बड़े वाले ने बोल दिया कि ये चीज सही है तो छोटा वाला बोलेगा जी बिल्कुल सही है, अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू है। लेकिन अगर बड़े वाले ने बोल दिया ना गलत है, तो छोटा वाला नहीं मानेगा बिल्कुल भी कि नहीं मैं नहीं मानता, तो ये हो जाएगा नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। ये पूरा देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरी क्लास में समझाया जाएगा ये टॉपिक, इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको यहाँ पे दे दी है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप आप लोग को स्क्वायर ऑफ पोजीशन आते होंगे, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। चलिए अगेन लॉजिकल रीजनिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। सबसे पहले ये बताइए, कॉनोटेशन और डेनोटेशन होता है, कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, डेनोटेशन का मतलब क्या होता है। डेनोटेशन का मतलब डिक्शनरी में जो मीनिंग दी है वो ही होने वाली है।
अगर डिक्शनरी में बोला है होम का मतलब मिट्टी का घर या पत्थर का घर, तो घर होता है। लेकिन अगर डेनोटेशन की, कॉनोटेशन की बात करें तो कल्चरल मीनिंग, कभी कभी हाउस को हम लोग एक सुकून के नाम से भी मानते हैं। एक वर्ड के कई मीनिंग जो होते हैं ना, वो कॉनोटेशन बोला जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर कॉनोटेशन इंक्रीज होता है ना, तो इसका उल्टा होता है डिक्रीजिंग डेनोटेशन। अगर एक चीज बढ़ रही है, अगर कॉनोटेशन बढ़ रहा है, तो डेनोटेशन डिक्रीज हो जाएगा। दोनों उल्टा चलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉनोटेशन पूछ लिया गया है और इसकी जगह अगर डिक्रीजिंग कॉनोटेशन होता तो आंसर सेम होता। ठीक है, याद रखिएगा, इंक्रीज हो रहा है कॉनोटेशन तो डेनोटेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों उल्टा चलते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोगों को तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का क्या मतलब होता है, बड़े से एकदम छोटे पे आ जाना। इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब होता है ब्रॉडर से स्पेसिफिक में आ जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बड़े से छोटे में आ जाना। वही अगर मैं इंक्रीजिंग डेनोटेशन की बात करूँ तो, इंक्रीजिंग डेनोटेशन की तो छोटे से बड़े में जाना, बस इतना याद रखिए। इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब बड़े से छोटे में जाना, और इंक्रीजिंग डेनोटेशन का मतलब छोटे स्पेसिफिक से ब्रॉड में जाना, बड़े में जाना। तो चलिए सॉल्व करिए। वर्टिब्रेट मैमल, कैनिन, लैब्राडोर। देखिए, सबसे पहला वर्टिब्रेट आता है, बड़े से छोटे में जाना है हमें क्योंकि इंक्रीजिंग कॉनोटेशन है। तो सबसे बड़ा होता है वर्टिब्रेट, जो बैकबोन वाले एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट हो गए ये तो। वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के अंदर आते हैं कैनिन, और कैनीन के अंदर आते हैं लेब्राडोर, क्योंकि लेब्राडोर एक स्पेसिफिक ब्रीड होती है ना, लेब्राडोर की स्पेसिफिक ब्रीड होती है। तो हम लोग देखो बड़े से एकदम छोटे में आ गए कि नहीं आ गए, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। और यही अगर इसका उल्टा बोलो तो क्या होता है, अगर कॉनोटेशन बढ़ रहा है तो डेनोटेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज, समझ में आया। अगर यही पे बोल देते इंक्रीजिंग द डेनोटेशन, डेनोटेशन को इंक्रीज करो, तो हम लोग क्या चाहते, छोटे से बड़ा, नीचे पहले नीचे बनाते, कैनीन, लेब्राडोर, फिर कैनाइन, फिर उसके बाद मैमल्स, फिर वर्टिब्रेट, बड़े तक में जाते हैं। तो घुमा फिरा के आंसर वही होने वाला है। बस इतना ये है कि आगे पीछे, अभी यहाँ पे मैं बोलती कि फर्स्ट वाला, अगर मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे इंक्रीजिंग डेनोटेशन मैंने बोला है यहाँ पर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कॉनोटेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने बोला इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में होता है बड़े से छोटे में जाना। तो देखो मैं बड़े से छोटे में गई, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, कैनिन और लेब्राडोर। सबसे छोटा लेब्राडोर एक ब्रीड आ जाती है। ठीक है, वर्टिब्रेट तो बहुत सारे होते हैं, फिर उनमें मैमल्स भी बहुत सारे होते हैं, कैनाइन भी बहुत, पर लेब्राडोर एक ब्रीड होता है। ठीक है, बड़े से छोटे में आई मैं। अब अगर वहीं पे उल्टा अगर मैं जाऊं, यहाँ पे बोल दिया जाए इंक्रीज कॉनोटेशन की जगह इंक्रीजिंग डेनोटेशन, तो आप क्या करते, तब आप उल्टा आंसर लगाते, सबसे छोटा लेब्राडोर, फिर उससे बड़ा कैनाइन, फिर उससे बड़ा मैमल, फिर उससे बड़ा वर्टिब्रेट। तो ये इस तरीके से बनता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी जो है वो समझ में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि अगर इनका ऑपोजिट होता है, अगर एक इंक्रीज बोलेगा तो ये दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, चाहे कॉनोटेशन हो चाहे डेनोटेशन हो। अगर कोई भी एक चीज इंक्रीज होगी तो वो दूसरी वाली डिक्रीज हो जाती है। और जब कॉनोटेशन बढ़ने की बात बोली जाती है ना, तो इसका मतलब होता है कि ब्रॉडर से स्पेसिफिक में आना, बड़े से छोटे में आना। ठीक है, और वही इसका उल्टा छोटे से बड़े में जाना डेनोटेशन होता है, इंक्रीजिंग डेनोटेशन। चलिए, नेक्स्ट है आपका आईसीटी का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मालवेयर से क्वेश्चन है, और मेलवेयर से क्वेश्चन तो कई बार आते हैं। चलिए, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्सेस। देखिए मैं आपको एक कीवर्ड दूंगी यहाँ पर, जिससे आप ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर पाएंगे। रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब फिरौती होता है, जैसे आप जानते हो ना, फिरौती मांगते, किसी को किडनैप कर लिया और कहना है कि आप इतने लाख रुपए दे दो हम आपको छोड़ देंगे, तो वो होता है रैंसम, मतलब आपसे किसी तरीके की फिरौती मांगना। इसी तरीके से यही लोग भी यही काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, आपके फाइल वगैरह को लॉक कर देते हैं और फिर कहते हैं पैसे दो तभी हम खोल के देंगे, पैसे दो हमें, मॉनिटरी पेमेंट मांगते हैं, ये रैंसम दो तभी हम आपका खोल के देंगे आपकी डेटा फाइल। तो यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो, मॉनिटरी पेमेंट, जहां पे भी पैसों की बात डिमांड की आ रही है वहां पर क्या हो जाएगा, रैंसमवेयर। एक का थर्ड। स्पाईवेयर क्या होता है, जासूसी करना। जासूसी का कीवर्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स, जो निगरानी रखता है आपकी सारी चीजों पे, मॉनिटर करता है। तो बी का फर्स्ट। वर्म क्या होता है, वर्म देखिए एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है, इंसान को छूने की जरूरत नहीं होती, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, आपको कुछ टच नहीं करना कंप्यूटर में, ये अपने आप अपनी संख्या बढ़ा देता है ये। और वही अगर इसका उल्टा अगर मैं वायरस की बात करूं, तो वायरस जब आता है बेटा, जब आप कोई भी यूजर जो है ना वो इंटरेक्शन करता है, कोई भी यूजर गलत
वेबसाइट पे क्लिक कर देता है या गलत लिंक पे वो क्लिक कर देता है, वो छेड़खानी कर देता है ना, उस वजह से वो वायरस जो है तब वो जाके क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, फैलता है आपके कंप्यूटर में। लेकिन वॉर्म एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ये विदाउट यूजर इंटरेक्शन रेप्लिकेट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, छुपा रुस्तम घोड़ा, मतलब एक ऐसा छुपा रुस्तम होता है जो आपको क्या बताता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं इलीगल नहीं हूँ। वो अपने आप को छुपाता है, अपने आप को क्या करता है, छुपा के रखता है और आपको मिसलीड कर देता है और आपके कंप्यूटर की जो है वो, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करना वो शुरू कर देता है। तो उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अ स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट मिसलीड यूजर्स ऑफ इट्स ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा लेता है वो। ठीक है, और ऐसे घुसता है आपके कंप्यूटर में कि मैं तो लेजिटिमेट प्रोग्राम हूं, मैं इलीगल नहीं हूं। तो आपका रैंसमवेयर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का आपका सेकंड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको समझा दिया है, इससे बेटर आपको एक वर्ड में मैं नहीं समझा सकती थी। कहीं भी अगर मॉनेटरी पेमेंट की बात आएगी, डिमांड कर रहे हैं आपसे कि मैं आपका फाइल जब भी खोल के दूंगा, जब आप मुझे पैसे दोगे, तो वो रैंसमवेयर, आपसे फिरौती मांगी जा रही है। स्पाईवेयर, निगरानी जासूसी करना, मॉनिटर करना। वर्म, वर्म क्या होता है, जो अपने आप फैल जाता है कंप्यूटर में, आपको छूने की जरूरत नहीं है, यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ट्रोजन हॉर्स, छुपा रुस्तम, अपने आप को छुपा के रखता है अपनी आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर से आईसीटी का है। एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट अलाउज फॉर एडिंग द मीटिंग अटैचमेंट टू एन ईमेल इज कॉल्ड, बताइए। MIME, DHCP, HDMI, FTP। वो स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड जो आपको अलाउ करता है कि आप काफी सारी ईमेल पे जो है मीडिया अटैच कर सकते हैं, जैसे JPEG फॉर्मेट में, आप PNG फॉर्मेट में, कई सारी मल्टीपल फाइल्स आप अटैच कर सकते हैं ईमेल में। बताइए कौन सा स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, तो ये MIM करता है। ठीक है, MIME ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो कई सारी मल्टीमीडिया फाइल्स अटैच कर सकते हैं। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है जहाँ पे आप अपने ईमेल मैसेज में इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ अटैच कर सकते हो। मीडिया अटैचमेंट को ऐड करने की ये आपको अनुमति देता है MIME। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर एजुकेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द लिंकेज ऑफ यूनिवर्सिटी विद आउटसाइड ऑटोनॉमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, देखिए मेडिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर बिल्कुल काट दीजिए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन कमीशन होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी को लिंक करता है विद आउटसाइड ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ। देखो दिमाग लगाते तो भी आ जाता है। एग्रीकल्चर को तो एग्रीकल्चर से तो कोई मतलब ही नहीं है, मेडिकल रिसर्च कोई मतलब नहीं है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो वुमेन के लिए बनाई गई थी, याद है आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसीलिए आंसर आपका एजुकेशन कमीशन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ढंग से देखिए तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी आता होगा क्वेश्चन तब भी। चलिए अगेन क्वेश्चन आ गया आपका फैलेसी का। बताइए यहाँ पर, फोर्ड कार्स आर लेमन्स, आई हैव ओन टू एंड दे गिव मी नथिंग बट अ ट्रबल। बताइए, ये बोलो फोर्ड कार्स होती है ना, उनके बारे में बोला है कि मैंने जो वो स्पोर्ट कार्स जो होती है वो खराब होती हैं, क्योंकि मैंने 2 कार ली थी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, यूजलेस है वो, तो परेशानी ही क्रिएट की है मुझे। तो ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट अपील टू अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है ना। इनअप्रोप्रिएट अपील टू अथॉरिटी तो उनके लिए होता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कि आप डॉक्टर तो है नहीं और आप ये चीज की एडवाइस दे रहे हो, वो गलत हो गया। ठीक है, नो फैलेसी तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। फॉल्स ऑल्टरनेटिव भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हेस्टी जनरलाइजेशन होगा। हेस्टी जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आपने जल्दबाजी में ना, बिना किसी एविडेंस के आपने कंक्लूजन निकाल दिया जी, जल्दबाजी में। यानी आपने ये बता दिया कि सारी जो फोर्ड कार्स होती है ना सारी खराब होती हैं। ये तो कोई एविडेंस ही नहीं है ना आपके पास। आपको परेशानी हुई, जरूरी नहीं सबको परेशानी हो। तो आपने जल्दबाजी में क्या किया, आपने कंक्लूजन निकाल दिया और आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसे प्रूफ करने के लिए। इसे बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का है। अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉस्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, जो इतना मतलब अगर मैं बताऊं इतना नुकसान होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम किस स्केल से मेजर करते हैं, बताइए। रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल और मर्कली स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मर्कली स्केल होगा। रिक्टर जो होता है ना बेटा, वो इंटेंसिटी देखता है, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी चेक करता है। और मर्कली क्या होता है आपका,
मर्करी जो होता है ना वो आपका डिस्ट्रक्शन देखते हैं कि कितना डिस्ट्रक्ट हुआ है, कितना डैमेज हुआ, इसलिए मर्करी स्केल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When the content that we previously learned interfere with the recall of something newly learned, then the interference is retroactive inhibition, proactive inhibition, attention inhibition और response inhibition। देखिए इसमें हिंदी में क्या बोला गया है कि आपकी जो पुरानी वाली नॉलेज है ना, जो आपने कभी पढ़ी हो, अब आप कुछ नया पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आपको समझाऊंगी, ऐसे छोड़ नहीं दूंगी कि आंसर टिक लगाया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं। देखिए प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। जब आप कोई नए घर में शिफ्ट होते हैं या नई जगह पर शिफ्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली आपसे एक फॉर्म आपके पास आता है, उस पर आपको अपना घर का एड्रेस लिखना होता है, तो आप पुराना वाला लिख देते हो। होता है कि नहीं होता है? भाई बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है, सबके साथ होता होगा कि आप कहीं नई जगह शिफ्ट करते हो और आपको कोई एड्रेस लिखना होता है, आप अपने पुराने वाले घर का लिख देते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप कोई नई चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो, नया एड्रेस, तो पुराना वाला जो है ना आपको आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। वही अगर मैं बात करूं रेट्रोएक्टिव, इसका उल्टा। रेट्रोएक्टिव क्या होता है? इसका उल्टा होता है रेट्रोएक्टिव में। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई पुरानी चीज को, जब आप इसमें तो पुरानी चीज इंटरफेयर करती है, लेकिन इसमें क्या होता है नई चीज आपको पुरानी याद करने में तकलीफ देती है। जैसे पुराने फोन नंबर्स, जब आप नए नए फोन नंबर याद करना शुरू कर देते हो ना, तब पुराने फोन नंबर्स भूल जाते हो। भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? जब आप नए नए नंबर्स याद करने लग जाते हो फोन नंबर, तो आप पुराने भूलते जाते हो फोन नंबर्स। तो यहाँ पर आपकी जो नई वाली जो आपकी लर्निंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है पुराने वाले को याद करने में। तो ये उल्टा है इसका, ठीक है? तो इसका आंसर आपका होगा प्रोएक्टिव इनहिबिशन। नेक्स्ट एक इंग्लिश टीचर है, ठीक है, आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाइए, एनालिसिस अ नोवेल थीम, कैरेक्टर एंड लिटरेसी डिवाइस, विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू चेक द रियल टाइम प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट। बताइए यहाँ पे कीवर्ड बताऊं मैं आप लोगों को, क्या है यहाँ पर कीवर्ड है? यहाँ पर रियल टाइम प्रोग्रेस। पूरा क्वेश्चन पढ़िए भी मत, चेक द रियल टाइम प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। रियल टाइम, रियल टाइम हमेशा ऑथेंटिक असेसमेंट में या फॉर्मेटिव में यूज किया जाता है। ऑथेंटिक और फॉर्मेटिव एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है? ऑथेंटिक और फॉर्मेटिव यहाँ पे एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रियल टाइम, टाइम टू टाइम चेक कर रहा है, हर 6 महीने 3 महीने में आपका चेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिक। फॉर्मेटिव, सेमेटिव तो लास्ट में होता है, रिजल्ट जब ग्रेड दिया जाता है आपको, ठीक है? नॉन डिफरेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये असेसमेंट टाइप नहीं है, वो तो नॉर्म क्राइटेरिया, तो कंपैरिजन होता है ना, जब एक स्टूडेंट से करते हैं और एक ओवरऑल किया जाता है। इप्सेटिव क्या होता है? जब आपके पुराने पास्ट वाले जो आपने पढ़ाई की थी उसको और अभी करंट वाले से कंपेयर किया जाए, उसको बोलते हैं इप्सेटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एपिस्टेमोलॉजी ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सिर्फ आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म या इंडक्टिविज्म आता है। बताइए, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बोला है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव गोल के पी जाइए। क्वांटिटेटिव क्या होता है? इंडक्टिव आता है, मैंने आपको बोला था इंडक्टिव डिडक्टिव किसका पार्ट होता है। इंडक्टिव जो होता है वो क्वालिटेटिव का होता है, ठीक है? और आपका जो डिडक्टिव होता है रिसर्च वो क्वांटिटेटिव में आता है। तो इंडक्टिव तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव का पार्ट है। इंटरप्रिटेविज्म किस में होता है? क्योंकि इसमें हम डेवलप थ्योरी इंटरप्रेट करते हैं, क्वालिटेटिव का है। कंस्ट्रक्टिविज्म किस में आता है? कंस्ट्रक्ट भी मैडम आपका क्वालिटेटिव में आता है। बचा क्या? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो होता है ना आपका, पॉजिटिविज्म वो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म होता तो किस में आता? क्वालिटेटिव में। पॉजिटिविज्म का मतलब हम तो सिर्फ साइंटिफिक देखेंगे चीजें, हमें रियल वर्ल्ड से मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ साइंस से रिलेट करते हैं अपनी चीजों को। क्वालिटेटिव क्या बोलती है? पोस्ट पॉजिटिविज्म, थोड़ा साइंस से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में भी देखिए, ठीक है? तो पॉजिटिविज्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो बता सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिविज्म इंटरप्रेट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सारे काम क्वालिटेटिव या इंडक्टिव के होते हैं, ठीक है? जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पॉजिटिविज्म, ये क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर है। जब आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हो तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर? प्रोडक्शन, अटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन एंड मोटिवेशन। बताइए। देखिए, प्रोडक्शन भी आता है, अटेंशन भी आता है, रिटेंशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है। ए बी डी ई यहाँ पे सही हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? अभी दिखा देते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगेगा। ये देखिए, अटेंशन, कंज्यूमर एक फोकस करता है एक मॉडल पर, अटेंशन ध्यान देता है, फिर वो उसको रिटेन करके रखता है दिमाग में, उस बिहेवियर को क्या करता है? रिटेन करके रखता है। फिर क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस। अब उसको परफॉर्म करता है। वो क्या करता है? परफॉर्म। परफॉर्म करने के बाद मोटिवेशन, एक सिचुएशन वहां पे आती है जब उनको लगता है कि हाँ, हमने ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर के लिए वो यूजफुल है हुआ। मोटिवेशन। ये 4 पार्ट होते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन प्रोसेस और मोटिवेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक छोटा सा समझिए, कोई भी मॉडल है, आपने उसको ऑब्जर्व किया, किसी का बिहेवियर है, आपने उसको ऑब्जर्व किया। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दी। टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, टीचर पढ़ा रही है तो मैंने उनको टीचिंग को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और मैंने वो रिटेन करके रख लिया। मैंने उस चीज को क्या किया? रिटेन करके रख लिया, याद रखा। अब क्या किया? अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब मैंने परफॉर्म किया पढ़ाना, उन्हीं मैम का जो मैंने किसी टीचर का देखा था उन्हीं का मैंने परफॉर्म किया। फिर मोटिवेशन क्यों आया? मोटिवेशन इसलिए आया कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बच्चों को समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है, तो सिचुएशन आ रही है कि हाँ, ये बिहेवियर है, यूजफुल है, ये इसे बोलते हैं मोटिवेशन। चलिए, आज का सेशन यहीं पे था और आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगे। तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैंने देखा आप लोग लाइक बिल्कुल ही नहीं करते हो, देखते हो पर लाइक नहीं करते हुए, क्यों? इसमें कुछ पैसा थोड़ा लग रहा है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, बट लाइक तो करिए कम से कम, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अपने जो थॉट्स है वो कमेंट करके मुझे जरूर शेयर करिए। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।